फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बहुत छोटे से समय में बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार देने की कोशिश की है। इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो विद्यार्थियों के भविष्य से संबंधित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंक आदि में पूछे जाते हैं, जैसे भारत का स्वर्णकाल, भारत का नेपोलियन, भारत का शेक्सपियर आदि। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में आपने देखा सातवाहन साम्राज्य का उदय, विस्तार, फिर समाप्ति और अब भारत का महान साम्राज्य गुप्त साम्राज्य का उदय और भारत का स्वर्ण युग। देखिए इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल, गुप्त साम्राज्य का उदय, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कहानी की श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें तथा हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने सफर पर। सातवाहन साम्राज्य भी इतिहास बन चुका था। भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ने लगा था, लेकिन इतिहास एक बार फिर करवट लेने वाला था। गंगा के मैदानों से उठ रही थी एक नई शक्ति, एक ऐसा साम्राज्य जो भारत को फिर से एकता, समृद्धि और गौरव के शिखर पर ले जाएगा। उसका नाम था गुप्त साम्राज्य। नए युग की शुरुआत। 30वीं शताब्दी ईस्वी का भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित था। उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन मगध की धरती पर एक नया राजवंश जन्म ले चुका था, गुप्त वंश। इसके संस्थापक थे श्री गुप्त। उन्होंने एक छोटे राज्य की नींव रखी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही छोटा राज्य आगे चलकर भारत को स्वर्ण युग बनाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उदय। समय बीतता गया और फिर सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त प्रथम। वे केवल योद्धा नहीं थे बल्कि एक कुशल राजनीतिक भी थे। हमारे साम्राज्य की सीमाएं सदैव सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने शक्तिशाली राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। इस विवाह से गुप्तों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे मगध, प्रयाग और आसपास के क्षेत्रों पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब एक नया साम्राज्य जन्म ले चुका था, भारत का नया सम्राट। राजधानी में भव्य समारोह हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं को महाराजाधिराज घोषित किया। यह केवल एक उपाधि नहीं थी, यह घोषणा थी। लोगों में उत्साह था, व्यापार बढ़ रहा था, राज्य समृद्ध होने लगे। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। सिंहासन का उत्तराधिकारी बना समुद्रगुप्त। इतिहासकार उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि उसके जैसा विजेता भारत में बहुत कम हुए। उसकी सेना बिजली की गति से आगे बढ़ती थी। दुश्मन उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। महायुद्धों की शुरुआत। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों को पराजित किया। उसके बाद उसकी सेना दक्षिण की ओर बढ़ी। घोड़े दौड़े, हाथी गरजे, तलवारें टकराईं। एक के बाद एक राज्य उसके सामने झुकते चले गए, लेकिन उसने हर राज्य को नष्ट नहीं किया। कई राजाओं को पराजित कर फिर शासन उन्हीं को सौंप दिया। इससे उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। कुछ ही वर्षों में गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। हिमालय से लेकर नर्मदा तक और बंगाल से लेकर पश्चिमी भारत तक गुप्तों का प्रभाव फैल चुका था। भारत फिर से एक शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन आ रहा था। स्वर्ण युग की शुरुआत। युद्धों के बाद समुद्रगुप्त ने विकास पर ध्यान दिया। व्यापार बढ़ा, कृषि समृद्ध हुई, नगर विकसित हुए, सोने के सिक्के पूरे भारत में प्रचलित होने लगे। जनता खुशहाल थी। यह वास्तव में भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। कला और ज्ञान का उत्कर्ष। गुप्त काल केवल युद्धों के लिए प्रसिद्ध नहीं था, यह ज्ञान का युग था। कवियों को संरक्षण मिला, वैज्ञानिकों को सम्मान मिला, कला और साहित्य अपने शिखर पर पहुंच गए। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल शुरू हुआ। पूरे भारत में शिक्षा और संस्कृति का विस्तार होने लगा। इस काल में अनेक विद्वान हुए जिन्होंने विश्व इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। आर्यभट्ट 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ, बीजगणित और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहण पड़ने का वैज्ञानिक कारण बताया। उन्होंने पाई का सटीक मान दिया, त्रिकोणमिति के सूत्र बताए। उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के समय की गणना 365 दिन, 6 घंटे और 12 मिनट और 30 सेकंड से की, जो आधुनिक गणित के बेहद करीब है। उन्होंने शून्य को अंक प्रणाली तथा स्थान मूल्य पद्धति में शामिल कर गणनाओं को सरल बना दिया तथा हमको दशमलव प्रणाली की पहचान कराई। आर्यभट्ट द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय आज भी उन्हें विश्व के महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है।
वराहमिहिर 505 ईस्वी से 587 ईस्वी तक वराहमिहिर महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और गणित पर महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने 4x4 के आकार का पहला जादुई वर्ग बनाया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी बृहन संहिता। कालिदास लगभग 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। उनकी कविताएं और नाटक आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। विशाख दत्त संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी मुद्रा राक्षस, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का वर्णन मिलता है। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। अमर सिंह संस्कृत के महान विद्वान थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अमरकोश की रचना की। यह संस्कृत का एक महत्वपूर्ण शब्दकोश माना जाता है। फाहियान का भारत आगमन 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। चीन के बौद्ध यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आए। उन्होंने भारत की समृद्धि, शिक्षा व्यवस्था और शांति का वर्णन किया। उनके विवरण से पता चलता है कि गुप्त काल वास्तव में भारत का स्वर्ण युग था। नालंदा और शिक्षा। गुप्त काल में शिक्षा का भी अत्यधिक विकास हुआ। नालंदा जैसे महान शिक्षण केंद्र प्रसिद्ध होने लगे। दूर दूर से विद्यार्थी भारत में शिक्षा लेने आते थे। यह वह युग था जब भारत केवल युद्धों में नहीं, ज्ञान, विज्ञान, गणित, साहित्य और संस्कृति में भी विश्व का मार्गदर्शन कर रहा था। और इसी कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो शक्ति और संस्कृति दोनों में महान था। उसकी विजय गाथाएं इतिहास में अमर हो गईं। उनके नाम का सिक्का उनकी वीरता की कहानी कहता रहा। भारत विश्व की महान सभ्यताओं में गिना जाने लगा। मौर्यों ने भारत को एक किया। सातवाहनों ने व्यापार को नई ऊंचाइयां दी। लेकिन गुप्तों ने भारत को स्वर्ण युग बनाया, जहां ज्ञान था, विज्ञान था, कला थी और अपार समृद्धि थी। लेकिन गुप्त साम्राज्य की सबसे महान कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे समुद्रगुप्त की विश्व विजय और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कहानी अभी जारी है। फ्रेंड, अगर आप हमारी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तथा हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।